इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को यस तो अपन मरुस्थल में कल मरुस्थल का थोड़ा बहुत परिचय किया था अपन ने, विस्तार वगैरह देख लिया था, क्षेत्रफल देख लिया, लंबाई चौड़ाई देख ली थी, किन किन जिलों में विस्तार है वो भी चीजें अपन ने देख लिया था। फिर उसके बाद में जल संरक्षण के जो स्रोत है मरुस्थल में, किस प्रकार से वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है वो भी अपन ने देख लिया। जलवायु, मिट्टियां वगैरह सभी चीजें देखी थी। उसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो लास्ट में अपन ने बात की थी बालू का स्तूप। बालू का स्तूप पूरे मरुस्थल में देखा था कि पूरे मरुस्थल का लगभग 60% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। जहां बालू का स्तूप बनते हैं वो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, और जहां बालू का स्तूप नहीं बनते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। पूरे मरुस्थल का लगभग 40% जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो बालू का स्तूप क्या होता है? जो रेत के जो टीले बनते हैं उन टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, पवने जो हवाएं चलती है, हवाएं चलती तो साथ में उस रेत को भी उड़ा उड़ा करके ले जाती है, फिर एक जगह जा करके जमा कर देती है, तो फिर वहां पर टीले बन जाते हैं। तो आकृतियों के आधार पर टीलों को भी अलग अलग नाम दे रखा है। तो अब अपन देखेंगे बालू का स्तूप या टीले, जिसमें अपन पहला नाम देखते हैं बालू का स्तूप में। पहला नाम है दरियन। क्या नाम है? दरियन। प्रश्न आ जाए दरियन क्या है तो आप क्या बताओगे? दरियन एक बालू का स्तूप है, रेत का टीला है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना, ये बालू का स्तूप का ये जो दरियन है, ये दरियन कौन से जिले में सर्वाधिक देखने को मिलेगा? तो ये जैसलमेर जिले में। इसका विस्तार जो है दरियन का वो कौन से जिले में देखने को मिलेगा? जैसलमेर में। और ध्यान रखना ये सबसे ऊंचे टीले होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं। तो सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। औसतन इसकी ऊंचाई 60 मीटर होती है। औसतन इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है औसतन। लगभग कितनी रहती है? 60। कोई 60 से ज्यादा रहता है तो कोई 60 से थोड़ा कम रहता है। तो पहला टीला कौन सा देखा अपन ने? दरियन देखा। कौन से जिले में इसका विस्तार है? जैसलमेर में। और आ जाए मरुस्थल में बनने वाले टीलों में से सबसे ऊंचे टीले कौन से होते हैं? तो आप क्या बताओगे? दरियन। दूसरा देखते हैं अनुप्रस्थ। दूसरा टीला कौन सा है? अनुप्रस्थ। दूसरे का नाम है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ये जो है, अनुप्रस्थ का मतलब काटना। ठीक है, काटना। जो रेत के टीले बने हुए रहते हैं ना, ये जैसे रेत के टीले इस प्रकार से बने हुए हैं, तो फिर क्या करते हैं, इधर से हवाएं आने लगी, इधर से हवाएं आने लगी, तो इसको काट करके जो हवाओं के समकोण बनते हैं, लंबवत बनते हैं, उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो इस प्रकार के बालू का स्तूप किस प्रकार से बनते हैं तो आप क्या बताओगे? ये बालू का स्तूप पवनों के समकोण बनते हैं। पवनों के समकोण बनते हैं। समकोण आ जाए या पवनों के लंबवत आ जाए, एक ही बात है। पवनों के लंबवत आ जाए। ठीक है, और ये सर्वाधिक जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको बीकानेर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है
वो बीकानेर जिले में। ठीक है, तीसरा देखते हैं अनुदेदर्य। तीसरा बालू का स्तूप कौन सा आ रहा है? तीसरे नंबर का है अनुदेदर्य, डबल लगा दो, अनुदेदर्य। ठीक है, आप एसटीसी कहां से? फॉरेस्ट गार्ड से। हाँ, तीसरा जो है बालू का स्तूप वो कौन सा देख रहे हैं अपन? अनुदेदर्य। ठीक, इसके दो नाम और है, इसके दो नाम और है। एक तो इसको कहते हैं रेखीय बालू का स्तूप, किस नाम से जानते हैं? रेखीय बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप। दूसरा नाम है इसका पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप, पवनानुवृत्ति बालू का स्तूप। ठीक है, ये दोनों क्या है? इसके उपनाम है, अनुदेदर्य बालू का स्तूप के उपनाम है। ये किस प्रकार से बनते हैं? अनुदेदर्य ये हवा के समानांतर बनते हैं, पवनों के समानांतर, पवनों के समानांतर पैरेलल बनते हैं। और अनुप्रस्थ किस प्रकार से बनता था? अनुप्रस्थो पवनों के समकोण या लंबवत बनते हैं। और अनुदेदर्य कैसे बनते हैं? ये पवनों के समानांतर बनते हैं, इसीलिए इसको पवनानुवृत्ति भी कहते हैं और रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। समानांतर यानी जैसे पवने पवने इधर चल रही है तो पवने इधर चल रही है तो इसके साथ साथ में रेत के कण जाते हैं और फिर उसी दिशा में ये जमते जाते हैं, जिधर पवने चल रही है उसी दिशा में ये बढ़ते जाते हैं। ओके, तो ये हो गए पवनों के समानांतर। ये सर्वाधिक चौड़ाई वाले बालू का स्तूप। सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से होते हैं? सबसे ऊंचे तो दर्यन बालू का स्तूप होते हैं। और सर्वाधिक चौड़े बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो आप क्या बताओगे? अनुदेदर्य। तो इसमें अपन लिखेंगे एक तो ये सर्वाधिक चौड़े बालू का स्तूप होते हैं, दिख जाएगा। सर्वाधिक चौड़े बालू का स्तूप है और इसका विस्तार आपको कहां देखने को मिलेगा? जैसलमेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला बालू का स्तूप की बात करें तो अगला है पैराबोलिक बालू का स्तूप। अगला वाला कौन सा आ रहा है? कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। तीन तो हो गए पहले। अगला है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसकी जो आकृति है, एक तो सबसे ज्यादा ये है मरुस्थल में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो आप क्या बताओगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप है। सबकी अलग अलग विशेषता आ रही है। दर्यन में तो अपन ने क्या लिखा था? सबसे ऊंचे। अनुदेदर्य में क्या लिखा था? चौड़ा। अनुप्रस्थ है लंबवत वाला, तो अनुदेदर्य में लिखा था कि ये सबसे चौड़ा है। और आ जाएगी मरुस्थल में सबसे ज्यादा बालू का स्तूप किस प्रकार के देखने को मिलेंगे? तो पैराबोलिक है। ये सर्वाधिक ऐसे लिखते हैं अपन, है ना? इसमें लिखते हैं मरुस्थल में सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप, सर्वाधिक पाए जाने वाले बालू का स्तूप है। इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति महिलाओं के बालों के पिन के समान होती है, हेयर पिन के समान होती है। इसके आकृति कैसी होती है? तो आप बताओगे हेयर पिन की आकृति में होते हैं, हेयर पिन। प्रश्न आ जाए कौन से बालू का स्तूप हेयर पिन की आकृति में होते हैं? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार आप सर्वाधिक देखोगे, सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा? तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा ये बाड़मेर जिले में देखने को मिलता है, बाड़मेर में सर्वाधिक है। फिर इसके साथ साथ जो बाड़मेर के लगने वाले जिले हैं
उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगला है 5वें नंबर का सब्र काफिज बालू का स्तूप। अगला कौन सा आ रहा है? सब्र काफिज बालू का स्तूप। सब्र काफिज बालू का स्तूप। ये है जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है मरुस्थल में जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है वहां पर ये बनते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? तो पूरे मरुस्थल में तो लगभग सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। बस इतना देखना है कि छोटी छोटी झाड़ियों के पास में बनते हैं। छोटी छोटी झाड़ियों के पास में ये बनते हैं। ठीक है। 7वें नंबर का बालू का, 6ठे नंबर का आ रहा है ना, 6ठे नंबर का बालू का स्तूप देखते हैं बरखान। 6ठे नंबर का कौन सा है? बरखान। बरखान की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, मतलब इस टाइप से बनते हैं, इस टाइप से अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं। तो आकृति कैसी है इनकी? अर्धचंद्राकार। सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? तो सर्वाधिक बताओगे शेखावाटी में। सबसे ज्यादा ये कहाँ देखने को मिलते हैं? तो क्या बताओगे? शेखावाटी क्षेत्र में। सबसे ज्यादा गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायी यही होते हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक नुकसानदायी ये होते हैं। नुकसानदायी होता क्या है कि जैसे अभी यहाँ पर ये टीला बना हुआ है, ठीक है, और आज यहाँ पर देखा है सुबह तो, और शाम को देखेंगे तो यहाँ से उठ करके ये दूसरी जगह चला जाता है। फिर ये क्या करता है, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में थोड़ी बहुत खेती वगैरह जो बोते हैं, तो भाई कल अपने फसल को काटने वाले आची पक गई है और काफी अनाज होने वाला है, शाम को जाकर के देखा तब तक तो उसके ऊपर पूरे पर ये टीला जम गया, टीला आकर के बैठ गया है। तो ये सर्वाधिक नुकसानदायी, गतिशील है। अभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद में दूसरी जगह उठ करके वो चला जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद में वहां से दूसरी जगह चला जाएगा, इसलिए इसको सर्वाधिक नुकसानदायी भी बालू का स्तूप माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील और नुकसानदायी है, तो आप क्या बताओगे? बरखान बालू का स्तूप है। सबसे ज्यादा ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। अगला है तारा बालू का स्तूप, 7वें नंबर का आ रहा, 7वें नंबर का आ रहा है। क्या नाम है? तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप, ठीक है। इसकी आकृति तारे के समान होती, जैसे एक बड़ा टीला बन गया, फुल टीला बन गया, तो इधर से हवा आई तो थोड़ा सा इधर से काट दिया इसको, फिर इधर से हवा आई तो थोड़ा इसको इधर से काट दिया, फिर इधर से हवा आई तो थोड़ा सा इधर से काट दिया, तो ये किस आकृति में बन जाता है? तारा की आकृति में बन जाता है। इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? तारा बालू का स्तूप। और सबसे ज्यादा ये कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये सर्वाधिक आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। हाँ, तारा बालू का स्तूप। और अंतिम बालू का स्तूप है आपका नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप, इसके विस्तार की बात करें नेटवर्क बालू का स्तूप, तो ये हनुमानगढ़ जिले से लेकर के हरियाणा के हिसार तक ये देखने को मिलते हैं। कहां से कहां तक है? हनुमानगढ़ जिले से आप देखोगे जो हरियाणा के हिसार तक इसका विस्तार रहता देखने को मिलता है। ओके। और एक चीज और आप याद रखोगे कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर देखने को मिलेंगे या कौन से जिले में देखने को मिलेंगे? तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर जिले में देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में देखने को मिलेंगे, जोधपुर जिले में, ठीक है जी। तो ये अपन ने देखा था बालू का स्तूप, जिसमें अपन ने देखा था कि मरुस्थल में
लगभग जो पूरे मरुस्थल का 60% भाग में बालू का स्तूप बनते हैं, जिसको बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। 60 से हो सकता है 58 भी दे दे, 61 भी दे दे और 62 भी दे दे, जो 60 के आसपास देगा उसको आपको करना है। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आ जाए जी, ये बालू का स्तूप ही, स्तूप को दोहरा ही कहते हैं। हाँ, और इन बालू का स्तूप को ही कहते हैं। यस, तो बालू का स्तूप में अपन ने अलग अलग टाइप देखे थे। सबसे पहले पहला टाइप कौन सा देखा? दरियन। कौन से जिले में देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में। ये सबसे ऊंचे बालू का स्तूप होता है। औसतन इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 60 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है। दूसरे नंबर का कौन सा देखा था? अनुप्रस्थ। ये पवनों के समकोण बनते हैं, लंबवत बनते हैं, और सबसे ज्यादा ये कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आप बताओगे बीकानेर। तीसरे नंबर पे कौन सा देखा? अनुदैर्ध्य, है ना। और ये इसके दो और उपनाम है। कौन कौन से? एक तो रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, और ये पवनों के समानांतर। ये सबसे चौड़े होते हैं, 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है? 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। फिर देखा अपन ने जैसलमेर जिले में सर्वाधिक है पैराबोलिक बालू का स्तूप। इसमें देखना है कि ये मरुस्थल में जो है सबसे ज्यादा जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो किस प्रकार के बालू का स्तूप है? पैराबोलिक। और इसकी आकृति कैसी होती है? हेयर पिन की जैसे, महिलाओं के बालों के पिन की आकृति में होते हैं। और सर्वाधिक ये है बाड़मेर में। सब्र कापिज बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों के तने के पास में ये बनते हैं। बरखान की बात करें तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होती। इसकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती। और शेखावटी क्षेत्रों में बनते हैं ये सबसे ज्यादा गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। फिर अगला देखा था तारा बालू का स्तूप, जैसलमेर में है, और ये तारा की आकृति में बनते हैं, आसमान में तारे की आकृति में बनते हैं। फिर अगला देखा था नेटवर्क बालू का स्तूप, जो हनुमानगढ़ जिले से लेकर के हरियाणा के हिसार जिले तक ये इस प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कौन से जिले में देखने को मिल जाएंगे? जोधपुर। प्रश्न आ जाए, आप सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखना चाहते हैं तो कौन सा जिला चुनोगे? कौन सा जिला चुनोगे? जोधपुर जिला चुनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं मरुस्थल की प्रमुख जिले। हाँ, प्रमुख जिले। वैसे तो मीठे पानी की, खारे पानी की काफी सारी जिले हैं। जो अस्थायी जिले हैं उनकी बात करेंगे। बाकी जैसलमेर में भी काफी सारी मीठे पानी की जिले भी है और खारे पानी की भी जिले भी है। जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है ना। बीकानेर में लूणकरणसर झील है, बाड़मेर में पंचभद्रा झील है। जो फेमस जिले हैं उनको तो अपन जिलों वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अस्थायी जिले हैं उनको अपन देख रहे हैं। तो एक है खड़ीन। खड़ीन की कल अपन ने चर्चा कर ली थी। खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, हाँ, कृषि पद्धति के हिसाब से इसकी शुरुआत की है। शुरुआत किसने की थी? पालीवाल ब्राह्मण। ये गेट खुला हुआ है क्या? ये गेट खुला हुआ? पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की। क्या होता है कि जैसे मरुस्थल में थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो पानी बह करके जाता है, तो ऐसे चला जाता है। तो वहां पे क्या पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया, ऐसे इस टाइप के वहां दीवार बना दी जाती है। तो अपने जो मेड़ टाइप बोलते हैं ना, हाँ मेड़, तो थोड़ी बड़ी सी मेड़ बना देते हैं। जैसे पानी आएगा वो पानी क्या होगा, यहीं रुक जाएगा, आगे बह करके ये नहीं जाएगा। तो पानी भर जाएगा यहाँ पे, तो थोड़े दिनों के लिए पानी भर जाता है। फिर वो पानी क्या होता है, नीचे जमीन में उतर जाता है। तो वहां की जो जमीन में नमी आ जाती है, दलदल वाला क्षेत्र हो जाता है। फिर बाद में वहां पर खेती कर लेते हैं, फसल वगैरह बो देते हैं। तो ये एक खड़ी कृषि पद्धति है। ठीक, इस प्रकार की मेड़ बना करके जो वर्षा का पानी होता है उसको रोक दिया जाता है और बाद में यहाँ पर खेती की जाती है। दूसरा ध्यान रखना, रन और टाट। क्या है? रन और टाट। रन और टाट, रन और टाट। इसको क्या होता है, जैसे ये टीले बने, इस टाइप के
टीले हैं, ये टीला है, फिर आगे ये टीला है। पवने चली इसको क्या कर देते, काट देते, या इस प्रकार से और गहरा खड्डा बन जाता, दो टीलों के बीच में खड्डा टाइप बन जाता है। या कोई बड़ा टीला है, बड़ा टीला, तो ऊपर ऊपर से क्या हो गई, इसकी मिट्टी चली गई, ये चली गई, और ये क्षेत्र क्या होता, निम्न भूमि हो जाती, और इसमें फिर ये पानी वर्षा होती तब इसमें क्या करता है, पानी भर जाता है, तो ये क्या बन जाती है, झीलें बन जाती। तो ये भी क्या है, अस्थायी झीलें हैं। क्या है, अस्थायी झीलें। इसको एक तो तिल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिल्ली। प्रश्न आ जाए कि तिल्ली क्या है, तो क्या बताओगे, मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलों को तिल्ली कहते हैं। दूसरा नाम ध्यान रखना, इसको मारहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मारहो भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक याद रखेंगे, पलाया। क्या है, पलाया, पलाया भी है, और एक इस टाइप का भी मिल जाता है आपको पलाया। कई बुकों में आपको इस प्रकार के पलाया भी देखने को मिलेगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि पलाया या पलाया क्या है, तो आप क्या बताओगे, मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी झीलें, खारे पानी की झीलों को पलाया बोलते हैं। तो ये पलाया, पलाया क्या है, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, ठीक है। और सर्वाधिक पलाया जिले जो है वो जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में देखने को मिलेगी, तो आप क्या बताओगे, जैसलमेर जिले में देखने को मिलेगी। तो अपन ने जिलों में देखी थी अस्थायी जिले, खड़ीन, खेती पद्धति के कृषि करने के उद्देश्य से जो अस्थायी जिले बनाई जाती है उसको खड़ीन कहते हैं। रन, टाट, तिल्ली, टीलों के बीच में जो भूमि निम्न हो जाती, नीची हो जाती, उसमें बारिश का पानी भर जाता है, उसको रन कहते हैं, टाट कहते हैं, और तिल्ली कहते हैं, है ना, और मोरवे भी बोलते हैं। पलाया, पलाया ये भी मरुस्थल में खारे पानी की अस्थायी जिले हैं, और सर्वाधिक पलाया जिले कौन से जिले में है, तो क्या बताओगे, जैसलमेर जिले में है। फिर बात करते हैं मरुस्थल में पाई जाने वाली घास। हाँ, घास, मरुस्थल की प्रमुख घास। मरुस्थल में किस किस प्रकार की घास पाई जाती है, कौन कौन सी घास पाई जाती है। तो एक तो ध्यान रखोगे, सेवन घास। कौन सी घास है, सेवन घास। इसको लिलोन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, लिलोन। लीलन, लीलन तो तेजाजी की घोड़ी है, और लिलोन क्या है, तो लिलोन घास है, जो कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर जिले में। ये पौष्टिक घास है, बहुत लंबी घास होती है। एक लाठी सीरीज क्षेत्र आगे अपन देखेंगे, उस लाठी सीरीज क्षेत्र में ये सेवन घास पाई जाती है, ठीक है। प्रश्न आएगा, सेवन घास कौन से जिले में पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ये लंबी घास है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी घास मानी जाती है। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है, सबसे लंबी घास तो बांस है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये सेवन घास आती है। कहा जाता है कि जब ये इनको काट करके रख देते हैं तो 10-15 सालों तक भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। हरी थोड़ी रहती है, सूखने के बाद में काट देते हैं इसको। हाँ जी, न होला। हाँ, गोडावण पक्षी जो है बहुत बड़ी घास है, इस प्रकार से रहती है। हाँ, ऐसे ये इस टाइप से फैली हुई रहती है, इस टाइप से। तो अपना राज्य पक्षी जो है गोडावण, गोडावण पक्षी इस घास के बीच में जाकर के अंडा देता है, ठीक है। गोडावण पक्षी जो अंडा है वो कहाँ देता है, सेवन घास के, इसलिए इसको गोडावण पक्षी की शरण स्थली भी कहते हैं। इस सेवन घास को गोडावण पक्षी की शरण स्थली, गोडावण पक्षी की शरण स्थली किसे कहते हैं, शरण स्थली सेवन घास। इसका वैज्ञानिक नाम है लस्सीकुस सीडुकुस, ऐसा इसका वैज्ञानिक नाम भी है। हाँ, चलो दूसरी घास देखते हैं, दामन घास। और कौन सी घास पाई जाती है यहाँ, दामन घास। एक यहाँ पर तरकुशी घास भी पाई जाती है। कौन सी, तरकुशी घास। एक यहाँ पर अंजन घास भी पाई जाती है, अंजन घास। अंजन घास भी कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, हाँ, मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है।
5वें नंबर पे लिखेंगे करड़। कौन सी घास है? करड़ घास। और 6ठे नंबर पे लिखेंगे, बस यही है, करड़। किरण काबरा किसका घोड़ा था? मेहाजी मांग लिया काम। हाँ जी, मोतिया, एंचा, हाँ एंचा घास ताल छापर में। चले आगे। हाँ, ये अपने घास देखी थी, सेवन घास, दामन घास। सेवन में देखा था लीलोण, है ना। सूखने के बाद में जब सूख जाती है तो इसको काटते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लीलोण कहते हैं। चले आगे बढ़े। घास हो गई। घास के बाद देखते हैं रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है ना, उसे रेगिस्तान। ये अपना रेगिस्तान है, राजस्थान। ये रेगिस्तान है, यहाँ पे ये रेगिस्तान है। धीरे 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 रेगिस्तान आगे बढ़ रहा है। इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है। तो धीरे धीरे ये जो मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है। आगे क्यों बढ़ रहा है? पवने इधर चलती रहती है, पवनों के साथ में रेत आती रहती है, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो इस आगे बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च। तो प्रश्न आ जाए रेगिस्तान का मार्च क्या है, तो आप क्या बताओगे? हाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का बढ़ना। पश्चिम से पूर्व की ओर मरुस्थल का बढ़ना, यह घटना क्या कहलाती है? रेगिस्तान का मार्च कहलाती है। ठीक है। और इधर जो पश्चिमी भाग में मिट्टी का जो कटाव होता है, इसको अपर्दन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन। वायु के द्वारा अपर्दन होता है। आगे पढ़ेंगे जब मैदानी भाग, तो पूर्वी भाग में तो जल के द्वारा अपर्दन होता है, जल के द्वारा अपर्दन होता है। और पश्चिमी भाग में वायु के द्वारा अपर्दन होता है, पवनों के द्वारा अपर्दन होता है। मिट्टी के कटाव को कहते हैं अपर्दन। मिट्टी एक जगह से कट करके दूसरी जगह जो जाकर के जमा होती है, उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। चलो आगे बढ़े। यस। एक पेवना सांप का नाम सुना होगा? पेवना सांप। प्रश्न आता है कि पेवना क्या है? पेवना इज ए सांप, मरुस्थल में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप। मरुस्थल में पाया जाने वाला जहरीला सर्प है, जहरीला सर्प है। कहते हैं इसकी सांसों में भी इतना दम है कि हाँ, इनकी जो सांस छोड़ता ना, सांस छोड़ता है, वो सांस यदि किसी शरीर में चली जाती है आदमी के, तो आदमी भी चल बसता है। ये खेजड़ी के वृक्ष पर पाया जाता है। हाँ, खेजड़ी वृक्ष पर है, ज्यादातर छुपा हुआ रहता है। जाओ मरुस्थल में फेंटा पड़ जाए तो ध्यान रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठो तो ऊपर देख लेना कहीं पेवना सांप का तो विराजमान नहीं हो रहा है। हाँ, ये सबसे ज्यादा आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। जैसलमेर में भी आपको पोखरण में देखने को मिलेगा। जैसलमेर में भी कहाँ पे? पोखरण। पोखरण कहाँ पड़ता है? पोखरण पड़ता है जैसलमेर में। और आपको याद है तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974। पहला परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण भी यहाँ पोखरण में हुआ। ठीक है, 11 मई 1998। पहला तो इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। ये भी पूछते हैं भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ये तो हुआ इंदिरा गांधी जी के समय और ये हुआ आपके अपने अटल बिहारी।
अटल बिहारी जी। लास्ट टाइम आया था। हाँ चलो आगे बढ़े। टीवना साफ हो गया। फिर अपन देखते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। राजू इधर देख, लाठी सीरीज क्षेत्र, लाठी सीरीज क्षेत्र। व्हाट इज लाठी सीरीज? लाठी सीरीज इज भूगर्भिक जल पट्टी है। ये क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। पूरे मरुस्थल में आपको देखोगे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या होने के कारण वहां की वनस्पति भी उसी प्रकार की है। या तो वनस्पति है नहीं, है तो कंटीले वो जो झाड़ियां टाइप की है, पत्तियां वगैरह है नहीं। आपको कल मैंने समझाया था, उसको मरुद्भिद कहते हैं, जीरो फाइट कहते हैं, जिसकी पत्तियां कांटों के रूप में होती है। इसमें वाष्पोत्सर्जन दर क्या होती? कम होती। ज्यादा पत्तियां होगी तो ज्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन दर। तो पूरे मरुस्थल में पानी की समस्या वनस्पति की भी अलग प्रकार की है। लेकिन जैसलमेर जिले के पोखरण से लेकर के मोहनगढ़, ऊपर हो गया पोखरण और नीचे है मोहनगढ़। पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ के बीच में एक 60 मीटर चौड़ी पट्टी है। कितनी? 60 मीटर चौड़ी पट्टी। इसमें हमेशा घास हरी भरी रहती, हमेशा घास हरी भरी रहती है। तो वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि पूरा मरुस्थल जो है पानी के लिए जूझ रहा है और ना इतनी वनस्पति है, केवल ये पट्टी पट्टी में ही यहाँ पर वनस्पति क्यों है? तो फिर सर्च में आया, काजरी के वैज्ञानिकों ने खोज की थी। काजरी का नाम सुना? काजरी मोडी बकरी बनाई काजरी 1959 में हुई थी। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आता है। काजरी CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में कहते हैं, यस, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क, जेड का हो जाएगा जोन, आर का हो जाएगा रिसर्च का हो जाएगा अनुसंधान, और आई का हो जाएगा इंस्टीट्यूट केंद्र। सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल का हो गया केंद्रीय, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना भी ध्यान रखना, स्थापना कब होती है? 1959 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1959। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जोधपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय बताएंगे जोधपुर। जोधपुर में इसका मुख्यालय है। चले आगे बढ़े। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे अपन? लाठी सीरीज क्षेत्र। ये भूगर्भिक जल पट्टी है और कहां से लेकर कहां तक है? ये पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। फिर देखा कि भाई यहाँ पे जो सरस्वती नदी बहती है अभी विलुप्त हो गई है, वो थोड़ी सी ऊपर आती है, इसलिए यहाँ पर सदैव हरी भरी घास रहती है। जो सेवन घास की भी अपन ने चर्चा की ना, सेवन घास यहीं से पाई जाती है। सेवन घास इसी लाठी सीरीज क्षेत्र में ही पाई जाती है। ओके, एक ध्यान रखना, चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप है इस जैसलमेर में। ये चांदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर। इस चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थार का गड़ा। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को थार का गड़ा कहते हैं। ठीक है, एक ध्यान रखना, सम गांव है जैसलमेर का। जैसलमेर का कौन सा गांव है? हाँ, तहसील है जी, गांव है। ये सम गांव पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। पूर्णतः वनस्पति रहित गांव। राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित गांव कौन सा है? तो क्या बताओगे? सम गांव। ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव, पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली यही चमकती है। सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली कहाँ चमकेगी? तो सर्वाधिक
आकाशीय बिजली कहाँ चमकती है? समगांव में। इसीलिए इसको राजस्थान की वज्रपातों की नगरी कहते हैं। राजस्थान की वज्रपातों की नगरी, राजस्थान की वज्रपातों की नगरी किसे कहते हैं? तो आप क्या बताओगे? समगांव को कहते हैं, या इसी को राजस्थान की थंडर बोलट कहते हैं। राजस्थान की थंडर बोलट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो और ध्यान रखना, वज्रपातों का देश किसे कहते हैं? वज्रपातों का देश, वज्रपातों का देश किसे कहते हैं? तो वज्रपातों का देश कहते हैं भूटान को। किसे कहते हैं? भूटान को कहते हैं। और भारत में वज्रपातों का राज्य पूछ ले, वज्रपातों का राज्य कौन सा? तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे मेघालय, ठीक है सा, यह भी ध्यान रखना। और वज्रपातों, राजस्थान में वज्रपातों की नगरी कौन सी है? समगांव, जैसलमेर। तो क्या क्या देखा अभी अपन ने देखा समगांव, ये पूर्णतः वनस्पति रहित गांव है। सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली यही चमकती है, इसीलिए इसको वज्रपातों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान की थंडर बोलर भी इसे कहा जाता है। और इसे वज्रपातों की नगरी कहते हैं। वज्रपातों का देश किसे कहते हैं? भूटान को। और वज्रपातों का राज्य किसे कहते हैं? तो मेघालय को कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखोगे, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकल गांव है और इसी को ही आकलवुड फॉसिल्स पार्क, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कौन से जिले में है? तो आप बताओगे जैसलमेर में। कहाँ है ये? जैसलमेर। ये एक जीवाश्म पार्क है, काफी एग्जामों में पूछा हुआ, ये सीधा सीधा आया हुआ। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कौन से जिले में है? जैसलमेर। क्या है ये? तो आप क्या बताओगे? ये एक जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क है। यहां से 18 करोड़ पुराने जीवाश्म की खोज की गई। 18 करोड़ पुराने जीवाश्म की खोज की गई है, ठीक है। कहां से? आकलवुड फॉसिल्स पार्क से, आकल गांव से खोज की गई है। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहां है? जैसलमेर में। और ये क्या है? तो एक जीवाश्म पार्क है और यहां से 18 करोड़ पुराने जीवाश्म की खोज की गई है, ठीक है सर। हाँ, अब देखते हैं, ये है अपना राजस्थान है, राजस्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत है ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर, 2 जिले। देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? 50। प्रश्न आएगा सीधा सीधा कि राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी? तो आप क्या बताओगे? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और इस रेखा के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है जी। अब एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, कौन सी? 25 सेंटीमीटर। यह 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है। दोनों ध्यान रखना, ऑप्शन में 50 भी आएगा, 25 भी आएगा। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा पूछी या मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा पूछी है। यदि मरुस्थल आ जाए तब तो आप क्या बताओगे? मरुस्थल आ जाए तब तो 25 सेंटीमीटर है, और राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा आ जाए तो मरुस्थल में 25 और राजस्थान में 50, ठीक है जी। यस, या 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इधर 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती। ये वाला पार्ट है, इसको तो कहते हैं शुष्क मरुस्थल। क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल। और 0 से 25 होता है, सॉरी, इसको अर्ध शुष्क, इसको अर्ध शुष्क कहते हैं और इसको
शुष्क मरुस्थल कहते हैं। दोनों ध्यान रखना, ये अर्ध शुष्क है और इधर शुष्क हो गया। सबसे पश्चिम में शुष्क मरुस्थल है और ये हो जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की? स्टेपी। स्टेपी घास है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो उससे क्या है कि घास वगैरह ये उग जाती है। तो इस प्रकार इसको यहाँ कहते हैं कि स्टेपी वनस्पति। प्रश्न आ जाए स्टेपी वनस्पति कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो आप बताओगे अर्ध शुष्क मरुस्थल में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है जी। अब इसी अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है इसको अपन थोड़ी देर रुक जाना मैडम, आप थोड़ी देर रुक जाना इसमें। हाँ, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर तो है घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, और बीच में हो जाएगा शेखावाटी उच्च भूमि, शेखावाटी भूमि, शेखावाटी भूमि। इसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं, आगे नोट करेंगे अपन, बांगर प्रदेश। बीच में हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, और नीचे वाला ये पार्ट हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश या लोनी बेसिन, लोनी बेसिन। 4 भागों में बांटा। कौन कौन से है? पहला कौन सा है? घग्गर बेसिन। दूसरा कौन सा है? शेखावाटी भूमि। और तीसरा कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। और चौथा कौन सा है? लोनी बेसिन। प्रश्न इनमें से कोई सा भी एक टाइप दे देगा, जैसे लोनी बेसिन दे दिया। लोनी बेसिन कौन से भौतिक प्रदेश का पार्ट है, भाग है? तो आप बताओगे अर्ध शुष्क मरुस्थल का, या अर्ध शुष्क नहीं दे रखा तो आप क्या बताओगे? मरुस्थल का पार्ट है। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा हुआ। ठीक है, जैसे प्रश्न है मैदानी भाग में आता है निम्न कौन सा मैदानी भाग का भाग नहीं है? चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माई बेसिन और लोनी बेसिन। तो ये लोनी बेसिन किसका पार्ट है? अर्ध शुष्क मरुस्थल का पार्ट। अब एक एक को देखते हैं। पहला कौन सा देखा था अपन ने? घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, थोड़ा सा बीकानेर भी आ जाता है इसमें। ओके, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी बहती है तो थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि हो ही जाती है। मट्टियार दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, मट्टियार दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो घग्गर नदी के द्वारा यहाँ पर जो मिट्टी ला करके जमा कर देने की वजह से उपजाऊ मिट्टी हो गई है। जो आज देखो गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, उपजाऊ गंगानगर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला जिला बन गया, धान का कटोरा कहते हैं। हाँ, तो ज्यादा डिटेल अपन घग्गर नदी की नदियों के अंदर अपन करेंगे। दूसरा पार्ट कौन सा देखा था? शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश। इसको बांगर क्षेत्र कहते हैं। एक देखना वागड़ आता है और एक बांगर आता है। वागड़, वागड़ किसको कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर। लास्ट में रे आएगा, बांगर। और इधर वागड़, वागड़। ये बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं? पहले यहाँ पर नदियां बहती थी, काफी उपजाऊ क्षेत्र था, लेकिन धीरे धीरे वो क्षेत्र क्या हो गया? अनुपजाऊ हो गया। क्या हो गया? अनुपजाऊ हो गया। वो क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टी ला करके जमा कर दी जाती है, वो उपजाऊ होता। तो नदियों के द्वारा मिट्टी काट करके वहां जमा करके जो उपजाऊ क्षेत्र बना है उसको कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र कहते हैं। और जो क्षेत्र प्राचीन समय में काफी उपजाऊ था लेकिन वर्तमान में वो अनुपजाऊ क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी। शेखावाटी क्षेत्र में ध्यान रखना, एक तो यहाँ पर जो कच्चे कुएं हैं, इस क्षेत्र में ज्यादातर कच्चे कुएं देखने को मिलेंगे। वो जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे कुएं, इस कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं।
कच्चे कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़। इस जोहड़ का जो पेंदा होता, सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको चोबी बोलते हैं। क्या कहते हैं? चोबी। और इस क्षेत्र में जो है मिट्टी में आप चूने की परत ज्यादा देखने को मिलेगा। चूने की परत है। इस चूने की परत के कारण ही चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला। चूना क्या तो गर्मियों में बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में बहुत ही ठंडा रहता है। इस चूने की वजह से ही चूरू जो जिला है, चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। गर्मियों में बहुत गर्म रहता है, टेम्परेचर पहुंच जाता 50 से ऊपर, और सर्दियों में सबसे ठंडा जिला। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। सबसे गर्म जिला कौन सा है? वार्षिक तापांतर। हाँ, ये क्या होता है दैनिक वार्षिक, सब जलवायु पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा होने के पीछे रीजन कौन है? ये चूना। या तो चूना आप निकालो इसको पूरे को, तो फिर दूसरा जिला होगा। हाँ जी, 2 पार्ट देख लिया अपन ने। पहला कौन सा देखा था? घग्गर बेसिन, गंगानगर और हनुमानगढ़। हाँ, मानते हैं सभी। सरस्वती नदी बहती थी, वो विलुप्त हो गई, तो उनके अवशेषों में घग्गर नदी बहती। चलो, तीसरा पार्ट कौन सा है जी? नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, इसमें नागौर आ जाता है एक थोड़ा सा आपके क्या आ जाता है? अजमेर आ जाता है। ठीक है जी। एक तो यहाँ पर हरे कबूतर देखने को मिलेंगे आपको। हरे कबूतर, एक हरे कबूतर सरिस्का में देखने को मिलता है और एक नागौर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ के जल में फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक है। यहाँ के जो भूमिगत जल है ना, भूमि जो जल है उसमें आपको फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ के लोग पहले मारवाड़ के क्या होते हैं? काफी लंबे होते हैं। फिर इस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से वो लोग झुक जाते हैं, कुब्बड़ हो जाते हैं, इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। काफी एग्जामों में पूछा हुआ। कुब्बड़ पट्टी का विस्तार कौन से जिलों में है? तो आप क्या बताओगे? नागौर और अजमेर। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक तो कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। और इससे ही बांका पट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बांका पट्टी। या तो एग्जाम में आपके कुब्बड़ पट्टी आएगा या इसमें आपके क्या आएगा? बांका पट्टी। ठीक है। बांका पट्टी का विस्तार कौन कौन से जिलों में है? नागौर एंड अजमेर। इसको हॉन्स बेल्ट भी कहते हैं। इसी को ही हॉन्स बेल्ट। ठीक है, याद हो जाएगा। कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉन्स बेल्ट। क्यों कहते हैं? ये अंग्रेजी नाम है इसका। कुब्बड़ पट्टी को हॉन्स बेल्ट कहते हैं। ठीक है। कुब्बड़ पट्टी क्यों कहते हैं? फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण लोग बाग जो है झुक जाते हैं। झुकने की वजह से कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी कहते हैं। उधर जाओ तो ऐसे लंबे रहते हैं, बीच से झुक जाते हैं, यूं हो जाते हैं, इस टाइप से यूं चलते। ये फैली हो जाओ ना, बुढ़ापा फैली हो जाओ। चलिए, लास्ट टाइप बच रहा है। कौन सा लास्ट टाइप है? लूनी बेसिन। चौथा टाइप है, बाद में पी लेना पानी, कड़ी नहीं जाओ। आपने जहाज 7 दिन तक पानी न पिए, 7 घंटे तो अपन रह सकते हैं। यस, लूनी बेसिन समझिए। लूनी बेसिन, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। जालोर हो गया, और आपके जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया। ठीक है, जहां जहां लूनी नदी बहती है। अजमेर वाला उसमें नहीं आता। जालोर, बाड़मेर, लूनी बेसिन तो कहते हैं। लूनी नदी तो बहती है यहाँ पे। पाली, इन जिलों में लूनी बेसिन है। ठीक है। एक ध्यान रखना, इसको गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और जो वो
ये वाला शेखावाटी क्षेत्र है ना, इसमें कांतली नदी बहती है। इस क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कांतली नदी। नदियों में देखेंगे वैसे इस कांतली नदी को तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़। क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं इसको। गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ प्रदेश। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है? लूणी नदी का क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है। ये सबसे ज्यादा लवणीय भूमि है, लवणीय भूमि है। ओके, इसीलिए तो अपने जो खारी नदी जाती है, खारी नदी सॉरी लूणी नदी जो जाती है ना, ये लूणी नदी अजमेर से जाती है तब तो ये मिट्टी रहती है, लेकिन बाड़मेर के बालोतरा तक ये क्या फिर बाद में क्या हो जाती है? खारी हो जाती है, क्योंकि वहां पर लवण की मात्रा ज्यादा। तो लवण क्या होता है? किसमें आके मिल जाता है? इस पानी, हाँ, लूणी में मिल जाता है। और राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? पंचभद्रा। वो भी कहाँ है? बाढ़ में। तो यहाँ पर जो लवण की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वो सबसे खारी झील है। ठीक है, अब नोट कर लेते हैं। ये हो गया मरुस्थल। और भी कोई चीज छूट गई होगी तो भी लिखवाऊंगा, उस समय मैं और बता दूंगा। करें लिखना स्टार्ट।